नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले सबसे बड़ी हम आपको बताएंगे कि चंद्रमा पर मानव को उतारी भारत जल्द स्थापित करेगा स्पेस स्टेशन, मंत्री ने बता दिया समय। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे भारतीय सेना का कमाल 15,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बांग्लादेश में सत्ता हस्तांतरण पर भारत करे सहयोग, बांग्लादेशी राजनीतिक विशेषज्ञों ने की अपील। चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे जल्द मिले इंसाफ, बंद हो सकती है इमरजेंसी सेवाएं, IMA ने दी जानकारी। पांचवी खबर में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी हिंदुओं को मिली भारत की नागरिकता, अमित शाह ने बोला CAA पर मुसलमानों को भड़काया गया। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की कई खबर को बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी का करते समर्थन तो वीडियो लाइक और कमेंट लिखे। जय हिंद जय भारत। रुकते पहली बड़ी खबर की तरफ। चंद्रमा पर मानव के उतारने की तैयारी पूरी, भारत जल्द स्थापित करेगा स्पेस स्टेशन, मंत्री ने बता दिया समय। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि सब कुछ ठीक ठाक खड़ा है तो भारत 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा, वहीं 2040 तक चंद्रमा पर मानव उतारकर इतिहास रचेगा। यह बात केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रविवार को कही। राज्य मंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में संबोधित केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणा भविष्य को देखते हुए बनाई गई। उन्होंने 2025 की दूसरी छमाही तक भारतीय एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने और 2040 तक चंद्रमा पर पहले भारतीय उतारने की महत्वाकांक्षी योजना की बात की। उन्होंने कहा कि 2023 में हमने 1000 करोड़ रुपए का निवेश देखा। अनुमान है कि अगले 10 सालों में अंतरिक्ष व्यवस्था 5 गुना या लगभग $14 बिलियन तक बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगर आप यह समझते हैं कि अंतरिक्ष में जल्द सुपर पावर बनने वाला है इसरो, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। 118 पाकिस्तानी हिंदुओं को मिली भारत की नागरिकता, अमित शाह बोले CAA पर मुसलमानों को भड़काया गया। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार यानी 18 अगस्त 2024 को CAA के तहत 128 पाकिस्तानी हिंदुओं को मिली भारतीय नागरिकता प्रदान की है। इस दौरान अहमदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेश में विभाजन हुआ था तब वहाँ 27% हिंदू थे, आज 9% है। इतने हिंदू कहाँ गए? पड़ोस के देशों में हिंदू कहाँ गए? हम 2019 में CAA लेकर आए। CAA करोड़ों हिंदू, जैन और सिख धर्मों को लोगों की नागरिकता मिलेगी। अमित शाह ने आगे कहा कि CAA को लेकर मुसलमानों को भड़काया गया। CAA कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाती। कुछ राज्य सरकार CAA को लेकर लोगों को गुमराह कर रही है। इंडिया अलायंस और कांग्रेस वाले CAA को लेकर शरणार्थियों को गुमराह कर रहे हैं। अमित शाह ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे कामों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिवाद को खत्म किया। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उसे बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म की। नरेंद्र मोदी ने तुष्टीकरण को खत्म किया है। दोस्तों, आप यह मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के अंतर्गत भारत से खत्म हो रही है परिवारवाद, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। दुखद बड़ी खबर की तरफ। ग्लोबल समिट में गाजा के हालात पर चिंता, एस जयशंकर बोले देशों ने जताई युद्ध विराम की इच्छा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट में भारत समेत कई देशों ने गाजा पर हालात को लेकर चिंता व्यक्त की। क्षेत्र में कई देशों ने तत्काल युद्ध विराम की आवश्यकता पर जोर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान में कहा कि समिट के अधिकतर देशों ने मंशा यही है कि गाजा के हालात को सुधारने के लिए यह खून खराबे की कार्रवाई बंद होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि समिट में शामिल देशों के प्रतिनिधियों की भावना यह थी कि गाजा स्थिति को देखते हुए युद्ध विराम और बातचीत के रास्ते पर लौट जाए। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट शिखर सम्मेलन के बाद यह एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कुछ देशों ने रूस और यूक्रेन के भी संघर्ष का भी उल्लेख किया। विदेश मंत्री ने बताया कि गाजा में नागरिकों के हताहत होने पर चिंता है। इजरायल और हमास के बीच युद्ध के चलते काफी लोगों ने गाजा का मुद्दा उठाया। कुछ नेता और विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन का उल्लेख किया, लेकिन निश्चित रूप से गाजा का संदर्भ यूक्रेन की तुलना से कई अधिक था। विदेश मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि गाजा को लेकर कई देशों का विचार विशिष्ट विचार है। समिट में शामिल हुए देशों ने अपने अपने तरीके से गाजा के हालात पर विचार रखे, लेकिन सभी को मत व हालात के सुधारने की दिशा में ठोस कदम की आवश्यकता पर रहा। अगली बड़ी खबर की तरफ। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल के आसपास 7 दिनों के लिए धारा 163 लागू, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 13 घंटे चली CBI की पूछताछ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले की जांच CBI कर रही है। शनिवार को CBI ने इस सिलसिले में अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से करीब 13 घंटे की पूछताछ की। बीते दिनों रात भीड़ द्वारा अस्पताल पर किए जाने गए हमले को देखते हुए पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरजीकर अस्पताल के आसपास BNS की धारा 163 लागू कर दिया। कोलकाता पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर जमा होने वाली भीड़ को रोकने के लिए
18 अगस्त 2024 से 7 दिनों के लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आसपास बीएनएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 जो कि पहले सीआरपीसी की धारा 144 थी लागू कर दी है। सीबीआई ने शनिवार को आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से लगातार 13 घंटे पूछताछ की। वहीं सीबीआई ने अब आरोपी संजय रॉय की साइकोलॉजिकल टेस्ट करने का भी फैसला लिया। इसके लिए दिल्ली से सीपीएसएल की टीम शनिवार को कोलकाता पहुंची। टीम आरोपी संजय रॉय को टेस्ट करेगी। इस टेस्ट के जरिए सीबीआई की टीम आरोपी के बारे में जानने की कोशिश करेगी और उसकी मनोदशा को समझने का प्रयास किया जाएगा। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। बांग्लादेश में गृह मंत्री पद से हटाया गया सखावत हुसैन अंतरिम सरकार के गठन के 9 दिन के भीतर छोड़ी कुर्सी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में अनिश्चितताओं का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अंतरिम सरकार के गठन के 9 दिन के भीतर ही ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड एम सखावत हुसैन को प्रभारी गृह मंत्री पद से हटा दिया गया है। हम आपको बताते हैं कि हुसैन की नियोजित और सबको साथ लेकर चलने वाली कार्य प्रणाली शेख हसीना को आप पदस्थ करने वाले छात्र नेताओं को पसंद नहीं आ रही थी। इसी के चलते गृह मंत्रालय मिलने के 8 दिन के भीतर सखावत हुसैन को पद छोड़ना पड़ गया। अब उन्हें अंतरिम सरकार में कपड़ा और जूट मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। गृह मंत्रालय का प्रभार अब शुक्रवार को सरकार में शामिल किए गए ब्रिगेडियर जनरल जहांगीर आलम चौधरी को दे दिया गया। चौधरी के पास कृषि मंत्रालय का भी प्रभार रहेगा। शुक्रवार को चौधरी समेत 4 नए सलाहकार अंतरिम सरकार में शामिल किए गए थे। रुकर तक बड़ी खबर की तरफ। मंत्रालय में लेटरल एंट्री से भरे जाएंगे निदेशकों के पद। लाखों में सैलरी प्राइवेट जॉब वाले भी कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि शासन की सुगमता के लिए नई प्रतिभाओं को शामिल करने के लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों के संयुक्त सचिव, निदेशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर जल्द ही 45 विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे। आमतौर पर ऐसे पदों पर भारतीय सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा और अन्य ग्रुप ए सेवाओं के अधिकारी तैनात होते हैं। इस तरह राष्ट्र के योगदान में देने के महत्वाकांक्षी प्रतिभाशाली भारतीय नागरिकों से संयुक्त सचिव या निदेशक, उप सचिव के स्तर पर सरकार में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विभिन्न मंत्रालय विभागों की रिक्तियों में को अनुबंध के आधार पर 3 साल की अवधि के लिए भरा जाना है। इसके लिए यूपी की वेबसाइट के माध्यम से 17 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। गृह, वित्त और इस्पात मंत्रालय में संयुक्त सचिवों के 10 पद है। कृषि एवं किसान कल्याण, नगर विमानन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में निदेशक, उप सचिव स्तर के 35 पद भरे जाएंगे। केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव के स्तर पर लेटरल एंट्री भर्ती 2018 से की जा रही है ताकि विशिष्ट कार्यों के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सके। रुकर तक बड़ी खबर की तरफ। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में गृह मंत्रालय व सख्त राज्यों को हर 2 घंटे में देनी होगी कानून व्यवस्था की रिपोर्ट, आदेश जारी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर से गैंगरेप और हत्या की घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय भी सख्त हो गया है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सभी राज्यों को हर 2 घंटे में कानून व्यवस्था की जानकारी देनी होगी। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने अपने आदेश में सभी राज्यों को कानून व्यवस्था की रिपोर्ट हर 2 घंटे में ईमेल, फैक्स या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से केंद्र की राजधानी व्हाट्सएप के माध्यम से केंद्र को भेजनी होगी। हम आपको बता दें कि इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोलकाता में हुई विभिन्न घटना में हस्तक्षेप करने की मांग की है। कोलकाता की एक महिला चिकित्सा के साथ कथित बलात्कार एवं हत्या के विरोध में चिकित्सकों की हड़ताल तेज होती जा रही है। शुक्रवार को दिल्ली के प्रमुख निजी अस्पताल भी इस विरोध में शामिल होते हुए अपनी ओपीडी, वैकल्पिक सर्जरी और आईपीडी सेवा बंद कर दी है। रुकर तक की बड़ी खबर की तरफ। सुरक्षा कानून के लिए बनेगी कमेटी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों से की हड़ताल खत्म करने की अपील। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन यानी कि फोडो, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA और दिल्ली के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ हुई घटना के बाद नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान एसोसिएशन ने उन्हें के कार्यस्थल पर स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के बारे में उनकी चिंताओं को रखा। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
मंत्रालय ने प्रतिनिधियों को मांगों को सुना और डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया। इस बैठक के बाद सभी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को सूचित किया गया कि सरकार स्थिति से अवगत है और उनकी मांगों के प्रति संवेदनशील है। 26 राज्यों ने पहले ही अपने राज्यों में स्वास्थ्य कर्मियों के संरक्षण के लिए कानून पारित कर दिया है। एसोसिएशन द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को देखते हुए मंत्रालय ने डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संभावित उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन करने का आश्वासन किया है। हम आपको बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना पर IMA की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से मुलाकात की गई। फोर्डा ने भी स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की थी। ज्वाइंट RDA की स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम के साथ मुलाकात हुई थी। सभी मुलाकातों के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। रुको तक बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेनी हमलों के बाद भी नहीं रुका रूस, अब दुश्मन के इन क्षेत्रों में फहराया जीत का परचम। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन का युद्ध अब और भी ज्यादा आक्रामक हो गया। दोनों ही पक्षों को लोग लगातार हमलावर हो गए। हमला करके यूक्रेन ने भले ही रूसी कुशल क्षेत्र में बढ़त हासिल कर रखी हो, लेकिन इन हमलों में रूस का मनोबल तोड़ने की जगह उसे और भी ज्यादा हमलावर बना दिया है। रूस की तरफ से युद्ध की शुरुआत छोर पर लगातार हमला करना जारी है। रूसी सेना ने दावा किया है कि उसे यूक्रेन के कब्जे वाले लॉजिस्टिक्स हब प्रोक्वेट्स के एक गांव में सार्विका पर कब्जा कर लिया। रूस की सेना ने लगातार अपने कब्जे वाले क्षेत्रों पर मजबूत पकड़ बनाते हुए यूक्रेन की सेना को पीछे खदेड़ने का काम करता है। यूक्रेन के सीमावर्ती गांव अवदिविका से शुरुआत करते हुए रूस ने कहा कि उसने पूर्वी यूक्रेन में दर्जनों गांव को जीत लिया है। इनमें से कई गांव रूस ने तब जीते थे जब उसने खार्किव पर एक तेज और आश्चर्यजनक हमला किया था। रुका तक बड़ी खबर की तरफ। बेईमान अपराधियों और अराजकता बढ़ाने वालों को छूट नहीं दी जाएगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अंबेडकर नगर कटिहार स्थित देव इंद्रावती महाविद्यालय में आयोजित जनपद स्तरीय वृद्ध रोजगार एवं ऋण मेले में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में होने वाली पुलिस भर्ती में 20% बेटियों को भी नियुक्ति दी जाएगी। वे प्रदेश के सड़कों पर उतरकर शहादों को सही इलाज करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में होने वाली पुलिस भर्ती में 20% बेटियों को भी नियुक्ति दी जाएगी। युवाओं के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वो समय गया जब प्रदेश में चाचा भतीजा की गैंग वसूली करने के लिए निकलती थी। अब तो जो भी ऐसा करेगा उसकी संपत्ति जब्त कराकर जरूरतमंदों में बंटवा दी जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि श्रावण मास में मुझे श्रावण की इस पावन स्थली पर युवाओं के साथ संवाद का अवसर प्राप्त हुआ है। इस पावन धरा को नमन करते हुए यहाँ के अन्नदाताओं, किसान समेत नागरिकों का अभिवादन करता हूँ। उन्होंने कहा कि अंबेडकर नगर अयोध्या धाम की परिवर्तन यात्रा का न केवल साक्षी है बल्कि लाभ भी पा रहे। अंबेडकर नगर से पूर्वांचल एवं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे होकर गुजर रहे। यहाँ हम औद्योगिक गलियारे भी बना रहे। दोनों एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक टाउनशिप भी बनाएंगे। इससे युवाओं को उनके जनपद में ही रोजगार प्राप्त होंगे। फरवरी 2023 में आयोजित सबसे बड़े इन्वेस्टर समिट में 40 लाख करोड़ के निवेश प्राप्त हुए, जो कि प्रदेश के 1.35 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर की गारंटी है। दोस्तों, अगर आप यह समझते हैं कि सीएम योगी के नेतृत्व में बढ़ रहे रोजगार के अवसर, तो वीडियो लाइक और कमेंट में राय जरूर बताइए। रुक करते बड़ी खबर की तरफ। हिंदुओं पर हमला करना बांग्लादेश को पड़ा भारी, मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद अब अंतरिम सरकार का गठन हो गया। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार बने। शेख हसीना ढाका छोड़कर भारत आ गई हैं। इसके बाद भी पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले किए जा रहे। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनुस सरकार से आपत्ति जताई थी, लेकिन फिर हमले नहीं रुके। इस बीच मोदी सरकार ने बांग्लादेश के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। बांग्लादेश में भारत से बिजली सप्लाई की जाती है। इसे लेकर अडानी पावर ने बांग्लादेश को अपनी सारी बिजली सप्लाई करने के लिए झारखंड के गोडा के नए कोयला आधारित बिजली संयंत्र। रुकते बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार, 4 अक्टूबर को होगा तय। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने 16 अगस्त 2024 को दोनों प्रदेशों में होने वाले चुनाव का ऐलान किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने विधानसभा चुनाव का ऐलान किया है। हरियाणा में एक फेज में चुनाव कराए जाएंगे, वही तकरीबन 1 दशक के बाद जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद और इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने तिथियों का ऐलान करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर 2024 को वोट डाले जाएंगे।
मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। मतलब यह है कि इस दिन यह तय होगा कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर के पहले फेज के लिए 20 अगस्त, दूसरे दिन के लिए 29 अगस्त और तीसरे चरण के लिए 5 सितंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। वहीं पहले चरण के लिए 27 अगस्त, दूसरे चरण के लिए 5 सितंबर और तीसरे फेज के लिए पर्चा दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर 2024 होगी। इसके अलावा प्रत्याशी 30 अगस्त, 9 सितंबर और 17 सितंबर तक नामांकन वापस ले सकेंगे। हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव का मंच अब पूरी तरह से सज चुका है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव का तिथियों का ऐलान कर दिया। हरियाणा में इस बार एक चरण में वोटिंग होगी। हरियाणा में विधानसभा की सभी सीटों के लिए एक चरण में 1 अक्टूबर 2024 को वोट डाले जाएंगे, जबकि मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। दोस्तों, अगर आप यहाँ से मानते हैं कि भाजपा जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही राज्यों में बनाएगी अपनी सरकार, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव को लेकर सेना की बड़ी तैयारी, आतंक प्रभावित इलाकों में लगाई जाएगी अतिरिक्त फोर्स। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि सरकार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए तैयारी पूरी कर ली है। वहीं जम्मू में बढ़ रही आतंकी वारदातों को देखते हुए सरकार अतिरिक्त तैयारियां भी कर रही है। सरकार ने जम्मू में आतंक प्रभावित क्षेत्रों में सेना की अतिरिक्त तैनाती करने का फैसला किया है। सैन्य सूत्रों ने बताया कि जम्मू सेक्टर में बढ़ते आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना पीर पंजाल के दक्षिण में सैनिकों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव आखिरी बार 10 साल पहले 2014 में हुए थे। इस चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका था। वहीं 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदल दिया गया था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये जम्मू कश्मीर के पहले विधानसभा चुनाव होंगे। पिछले कुछ दिनों में जम्मू सेक्टर में आतंकी वारदातों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जम्मू के काठवा, भद्रवाह, डोडा, रियासी, राजौरी, पूंछ और उधमपुर जिलों में आतंकी हमले हुए हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाशी अभियान चलाया है। वहीं जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते सरकार अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। सैन्य सूत्रों ने बताया कि चुनाव को देखते जम्मू के आतंक प्रभावित क्षेत्रों में सैन्य की अतिरिक्त तैनाती की गई है। बड़ी खबर की तरफ। तीसरा विश्व युद्ध अब दूर नहीं, यूक्रेनी हमले से भड़के रूस ने दे दी धमकी, नाटो को बताया जिम्मेदार। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन सीमा पर बढ़ रहे तनाव और युद्ध को लेकर रूस पार्लियामेंट्री डिप्टी मिखाइल सरमेद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह के पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और वह रूस के कुशल इलाके में घुस रहा है, उससे दुनिया तेजी से तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रहा है। शेरमेद ने का यह बयान अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वह रूस की रक्षा समिति के सदस्य भी है। उनका दावा है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों से मिले हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। वह रूस के ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे युद्ध और तेज हो जाएगा। शुक्रवार को उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने भी रूस का समर्थन किया था और कहा था कि अगर पुतिन शांति और न्याय के लिए युद्ध लड़ते हैं तो वह पूरा सहयोग करेगा। मिखाइल ने कहा कि पश्चिमी देश यूक्रेन का पूरा सहयोग कर रहे हैं और मिसाइल से लेकर घातक रक्षा उपकरण मुहैया करवा रहे हैं। वहीं यूक्रेन उनका इस्तेमाल आम नागरिकों की इमारतों पर कर रहा है। ऐसे में लगता है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आ खड़ी है। हम आपको बता दें कि 6 अगस्त को यूक्रेन की सेना रूस के 30 किलोमीटर अंदर घुस गई थी। ऐसे में वहां के करीब 2 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा। मिखाइल के बाद राष्ट्रपति पुतिन के करीबी माने जाने वाले इस बढ़े हुए तनाव के लिए नाटो को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि नाटो की मदद से यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर हमला किया। हालांकि उन्होंने इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया। उन्होंने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस में हुआ यह सबसे बड़ा हमला। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि 1150 स्क्वायर किलोमीटर पर उन्होंने कब्जा कर लिया। मॉस्को के लिए अहम माने जाने वाले सुजा शहर पर भी यूक्रेनी सेना ने दावा ठोक दिया। पिछले दिनों के हालात को देखते इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि यूक्रेन रूस के अंदर घुसकर हमला करेगा। अगली बड़ी खबर की तरफ। ममता सरकार पर बरसा कोलकाता हाईकोर्ट, पूछा 7000 लोगों की भीड़ अस्पताल में कैसे घुसी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में 14 अगस्त की रात को हुई व्यापक तोड़फोड़ पर कोलकाता हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने इस घटना को राज्य की पूर्ण नाकामी का उदाहरण बताते हुए कहा कि यह स्थिति अत्यंत गंभीर है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह सरकार की नाकामी है और मेडिकल कॉलेज को बंद कर देना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार की कार्य क्षमता पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की घटना हेल्थ प्रोफेशनल के बीच
भय और अनिश्चितताओं का माहौल पैदा कर दिया। हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि अस्पताल को बंद कर दिया जाए और मरीजों को अन्य अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि जब पुलिस बल अस्पताल में मौजूद था लेकिन वे अपने ही लोगों की सुरक्षा नहीं कर सके तो यह स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने पूछा कि डॉक्टर अब निडर होकर कैसे काम करेंगे। चीफ जस्टिस ने राज्य सरकार से पूछा कि इस घटना के बाद वे क्या कदम उठा रहे, एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाए गए थे। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि दोपहर 3 बजे सीबीआई जांच के निर्देश दिए गए थे। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि अगर 7,000 लोगों की भीड़ अस्पताल में घुस सकती है और पुलिस इसे रोक नहीं पाए तो यह राज्य की पूरी विफलता है।